हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन राजस्थान में। आज हम हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म वाले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ चुके हैं लाइबिलिटी के बारे में, एसेट के बारे में, बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में, अकाउंट्स के बारे में। और लाइबिलिटी है और एसेट्स हैं वो तो काफ़ी बड़े थे, तो एसेट तो पूरा एक वीडियो बना है उसका, तो आपने देख ही लिया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, रिसिप्ट्स क्या होते हैं उसको देखते हैं। Receipts is the amount received or receivable for selling assets, goods and services। तो अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो आप कुछ बेचेंगे, गुड्स बेचेंगे या फिर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, या फिर आपने कुछ एसेट को सेल किया है तो जो आपको पैसा मिलेगा। कोई भी चीज़ आपने बेची है, एसेट बेची है, या आपने अपने गुड्स बेचे हैं, या आपने सर्विस प्रोवाइड की है, तो आपको उसके बदले में कुछ पैसा मिलेगा। उस पैसे को क्या बोलते हैं? रिसिप्ट्स बोलते हैं। रिसिप्ट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। अब हम बात करेंगे कि रिसिप्ट्स दो तरीके की होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं। आप इन शब्दों का मतलब जान लीजिए, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर होते हैं, तो एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन दो शब्दों को अगर आप समझ लेंगे तो आप इजीली इनको क्लासिफाई कर पाएंगे कि कौन सा एक्सपेंडिचर किस कैटेगरी का है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है उसका मतलब होता है आपको पैसा मिला है, किसके बदले? उस गुड या सर्विस के बदले जो काम आपका बिजनेस करता है। मतलब मेरा एक बिजनेस है जो मोबाइल बनाता है, तो मुझे मोबाइल बेचने के बदले जो पैसा मिल रहा है वो कहलाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर मेरे बिजनेस के अंदर कोई मशीन पुरानी हो गई है, मोबाइल बनाने की जो मशीन है वो पुरानी हो गई है, मुझे उसको बेच के नई मशीन लानी है, तो जब मैं उस पुराने वाली मशीन को बेचूंगा तो मुझे उसका पैसा मिलेगा, तो वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर नहीं आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। रिसिप्ट के अंदर वो आ जाएगा बट रेवेन्यू रिसिप्ट में वो नहीं आएगा। वो किस में आएगा? कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, क्योंकि जो मशीन मैंने बेची है उस मशीन को बेचना मेरे बिजनेस का काम नहीं है। बस आपको ये ही डिफरेंस जानना है। रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ लें। इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो काम आप अपने बिजनेस में नॉर्मली करते हैं, जो गुड आप नॉर्मली बेचते हैं या सर्विस जो आप नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में जो आपको रिसिप्ट मिलेगी वो कहलाएगी रेवेन्यू रिसिप्ट। से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से इन फिक्स डिपॉजिट। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मेरे बिजनेस का काम ये नहीं है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, बट मेरे बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न करके रख रखा है, तो इतना बेवकूफ़ तो कोई नहीं होता कि उसको बैंक अकाउंट में रखे। अगर पैसा पड़ा है मेरे पास तो मैं उसको ज़रूर इन्वेस्ट करूंगा। तो मेरा बिजनेस खुद, क्योंकि वो पैसा किसका है? बिजनेस का है, मेरा बिजनेस जो है उस पैसे को इन्वेस्ट कर लेगा, तो जो पैसा फिर वो कमाएगा वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दे आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो बिजनेस का अकाउंट होता है, उसमें पूरा ब्यौरा होता है कि बिजनेस ने कहाँ एक्सपेंडिचर किया है, कहाँ से वो पैसा लेके आया है। तो जो रूटीन का जो उसका काम है, जो प्रोडक्ट उसका बेचने का काम है, जो रिसिप्ट है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगी। ठीक है। इन द केस ऑफ एंटरप्राइज एंड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन आपके कोई ज़्यादा खास मतलब की है, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने सिलेबस में नहीं है। ये बस ये कह रहा है कि अगर बिजनेस आपका है तो उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अकाउंट सेम ही होता है, बस उसका नाम अलग अलग होता है। एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर। एग्जाम्पल क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट्स के, वो देख लीजिए। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। कह रहा है या तो आपको पैसा मिल गया है या मिलेगा, मतलब या तो आपने माल बेचा है वो नगद बेचा है, या फिर आपने माल बेचा है उधार। इन दोनों ही केस में जो पैसा आपको मिल गया है या भविष्य में मिलेगा वो किस कैटेगरी के अंदर है? रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। आगे बढ़िए। रेंडरिंग ऑफ सर्विस, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट। आपके बिजनेस ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है फिक्स डिपॉजिट में, या फिर कोई और मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, कोई अच्छा वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट था,
तो उससे जो रिटर्न आएगा वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट का रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। आगे बढ़िए। कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं? इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। वो ट्रांजेक्शन्स जो रेवेन्यू नेचर की नहीं है, उनको छोड़ के जितनी भी ट्रांजेक्शन से हमें पेमेंट आता है, रिसिप्ट मिलती हैं, वो कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में आएंगी। दे आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द एंटिटी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आ नहीं सकती, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ बिजनेस की रूटीन की ट्रांजेक्शन्स आती हैं। जो बिजनेस हमने किया है, जो मेन हमारा मोटिव है, उसको पूरा करते वक्त जो ट्रांजैक्शन आती हैं, जिन चीज़ों को हम बेचने के लिए हमने बिज़नेस को खोल रखा है, जिस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए मैंने बिज़नेस को खोल रखा है, उन ट्रांजैक्शन को जब करेंगे तब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी। उनके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन है, मैंने कोई मशीन बेच दी, मेरी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, मैंने कोई मशीन बेच दी, कोई पुराना पंखा पड़ा था कबाड़ में वो बेच दिया, डिलीवरी का कोई ट्रक था जो पुराना हो चुका था, मैंने उसको बेच दिया, तो वो सब कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएंगे और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना जाके किस में आएंगे? सीधा बैलेंस शीट के अंदर आएंगे। एग्जांपल आप देख लीजिए। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। आपने कोई पुरानी मशीनरी बेच दी, या फिर पुरानी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है बीच में ही कोई नई मशीन आ गई, कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ मशीन आ गई, तो आपने अपनी जो यूज़ होने वाली मशीन थी वो आपने बेच दी और वो नई मशीन खरीद ली। नेक्स्ट है बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लोन टेकन। तो लोन अगर आप ले रहे हैं तो वो भी किसके अंदर आएगा? कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। बहुत ही अच्छे से आप ध्यान रख लें कि लोन ले जब अगर आप, तो वो जो पैसा आ रहा है वो कैपिटल रिसिप्ट रहने वाला है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वो होते हैं कि रिसिप्ट्स को मार्केट से कलेक्ट करने के लिए आपको या तो गुड्स बेचने पड़ेंगे या सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो गुड्स को बेचने के लिए गुड्स को बनाना पड़ेगा, सर्विस को बेचने के लिए सर्विस जनरेट करनी पड़ेगी। तो जो खर्चा आपका होगा वो आपका क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर। उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो आपका खर्चा होगा वो कहलाएगा आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। तो एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जब आप गुड्स को एक्वायर करते हैं, एसेट्स को एक्वायर करते हैं या फिर सर्विस को एक्वायर करते हैं, तब आपके कुछ खर्चे होते हैं। अच्छा, अगर आपने पेमेंट कैश कर दिया है तो आपका एक्सपेंडिचर हो चुका है। अगर आपने पेमेंट कैश नहीं किया है तो उसी वक्त आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, एक लाइबिलिटी पैदा हो गई है। और लाइबिलिटी क्या होती है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक्सपेंडिचर में बी कैटेगराइज्ड इनटू। तो एक्सपेंडिचर की भी हम कैटेगरी देखते हैं। 3 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद कीजिए जब हमने कल बात की थी फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, तब हमने पढ़ा था कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो फिक्टिशियस एसेट का ही एक एग्जांपल होते हैं। तो उनको भी हम आज दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स विच विल इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। इतनी बात से ही हमें पूरा समझ में आ जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर जिनको खर्च करने के बाद में आपके बिजनेस के अंदर एसेट्स तो आए, ऐसी एसेट्स आए जो आप बेचे नहीं बल्कि आपको और ज़्यादा पैसा अर्न करने में मदद करे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जांपल समझ लीजिए। मेरा मोबाइल प्रोडक्शन का क्या है? बिजनेस है। तो मैंने एक ऐसी मशीनरी परचेज़ की है जो मोबाइल बनाने में मेरी हेल्प करेगी। तो मैंने ऐसी मशीन परचेज़ की है, उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा मैंने उस मशीन को, बल्कि मैं उस मशीन से और मोबाइल बनाऊंगा और अच्छे मोबाइल बनाऊंगा, तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगी वो मशीन। तो वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे बढ़िए। इट मे बी इनकर्ड टू एक्वायर टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर एसेट्स किसी भी तरीके की खरीदो। टेंजिबल मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, लाइक मशीन हुई। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब मैंने कोई कॉपीराइट खरीद लिया, कोई पेटेंट खरीदा है, तो इनटेंजिबल एसेट्स भी मैं परचेज कर सकता हूँ। दे आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द एंटिटी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उनको शो कहाँ करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर, एसेट साइड के अंदर हम शो करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर परचेज ऑफ मशीनरी
टू मैन्युफैक्चर गुड्स, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं गुड्स की, तो जिन मशीन से हम कर रहे हैं अगर हम वो मशीनरी परचेज करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। अच्छा, अगर मशीनरी के अंदर कोई बड़ा रिपेयरमेंट हमने किया है, कोई छोटा मोटा नहीं, जैसे ग्रीस वगैरह लगा दिया, कोई एक आधा कोई नट बोल्ट हमने नया ला के लगा दिया, वो खर्चा नहीं, कोई बड़ा खर्चा, लाइक गाड़ी की सर्विस आपको पता है कि आप रूटीन में करवाते हैं, तो उस खर्चे की बात नहीं कर रहे। आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो गया या कोई बड़ा पार्ट डैमेज हो गया, गाड़ी कहीं पे ठुक गई, अच्छा खासा डैमेज हो गया, तो उसको रिपेयर करवाने में जो खर्चा आएगा वो किसके अंदर काउंट हो जाता है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। मैंने आपको पूरा एक्स्ट्रा एग्जांपल लेके भी समझा दिया है, ठीक है, तो आप इसको दोबारा समझ लें। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके समझें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैसे कैसे कैटेगरीज, मतलब किन किन कैटेगरीज के एग्जांपल को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखेंगे। परचेज ऑफ फर्नीचर और कंप्यूटर टू कैरी ऑन बिजनेस। एक चीज़ देखिए, परचेज ऑफ फर्नीचर, अगर आपका फर्नीचर खरीदना और बेचने का काम है तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ध्यान रखना, फिर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट मेरे बिजनेस में मैं क्या बेच रहा हूँ, मोबाइल बेच रहा हूँ, तो मुझे फर्नीचर तो चाहिए ना भाई मेरे ऑफिस में लगाने के लिए, मेरे वर्कर्स को बिठाने के लिए, तो वो फर्नीचर मेरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर टू कैरी ऑन बिजनेस, मेरे बिजनेस को चलाने के लिए मुझे कंप्यूटर्स चाहिए, तो वो मेरा किसका एग्जाम्पल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। आई होप अच्छे समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है, मुझे समझ में आ रही है ये चीज़। नेक्स्ट बढ़िए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जो उन एसेट्स के ऊपर खर्च हो रहे हैं जिनको या तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, दूसरा या उन चीज़ों पे खर्च हो रहे हैं जो उस साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रॉ मटेरियल। तो ये दोनों ही केस के जो मेरे एक्सपेंडिचर हैं कैसे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपको उसी साल मिल जाए या फिर उसी साल जब आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कंज्यूम हो जाए पूरा का पूरा, वो एक्सपेंडिचर आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड। जिस अकाउंटिंग पीरियड में वो खर्चा हुआ है उसी अकाउंटिंग पीरियड में उसकी एंट्री की जाती है। वो किसी और अकाउंटिंग पीरियड में हम ऐसे नहीं होता कि 50% इस साल कर लिया, 50% नेक्स्ट साल हम रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं होता है, उसी साल हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसके आप एग्जांपल देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है जो माल आपने बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है, तो वो किस कैटेगरी का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है। नेक्स्ट, सैलरीज वो होती हैं जो आपने अपने कर्मचारियों को पे की हैं। नेक्स्ट होता है रेंट, आपने अपने लैंडलॉर्ड को जो रेंट पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है, तो ये जो एक्सपेंसेस रहते हैं ये सब रेवेन्यू नेचर के रहते हैं। एक साल के अंदर अंदर डायरेक्ट इनका रिलेशन होता है, जिस साल में हमने इनको यूज़ किया है उसी साल हम इनकी अकाउंटिंग पूरी की पूरी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनका नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से कोई रिलेशन नहीं होता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहाँ शो किए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो अकाउंट रहते हैं, सेम प्रिंसिपल पे, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम इनके अंदर एंट्रीज करते हैं। आगे हम डिटेल में जानेंगे तो उसकी आप चिंता मत करिए। इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप एंटरप्राइजेज, इन द एक्सपेंसेस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इन द केस ऑफ कंपनीज, अभी इन्होंने नाम दे रखे हैं कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये नाम है, अगर आप कंपनी चला रहे हैं तो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम है। तो जनरल बात वही है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसकी एंट्री की जाती है ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब हम जानेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो बड़े एक्सपेंडिचर आप कर देते हैं किसी साल के अंदर, जिसके बेनिफिट आपको आने वाले सालों के अंदर मिलेंगे। इसका हमने एग्जांपल देखा था एडवर्टीजमेंट। आपने कोई बड़ा एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाया है अपने बिजनेस की कैपेसिटी को देखते हुए, मान लीजिए आपका टर्नओवर 100-200 करोड़ रुपए है और आपने 10 से 15 करोड़ या 20 करोड़ तक का इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाया है, उसका बेनिफिट आपको 3 से 4 साल तक मिलने वाला है।
तो हम क्या करेंगे, इसकी सारी की सारी जो कॉस्ट है वो उसी साल, जिस साल हमने वो पेमेंट किया है उस साल नहीं काटेंगे, आने वाले सालों के जो अकाउंट्स हैं उसमें भी उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, क्योंकि बेनिफिट जो है वो आगे आने वाले सालों में भी बटा हुआ है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर। ये किस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है? रेवेन्यू नेचर होता है। रेवेन्यू नेचर होता है मतलब वो उसी साल पूरा कंज्यूम हो जाता है, बट उसका हमें बेनिफिट हमें आने वाले सालों तक मिलता है। बट इज रिटर्न ऑफ, या फिर इसको बोलते हैं चार्ज, इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। इसको हम राइट ऑफ करते हैं आने वाले अकाउंटिंग पीरियड्स के अंदर, बिकॉज इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल अकर्ड इन मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। For example, large advertisement expenditure that will benefit for more than one accounting period is a deferred revenue expenditure। ठीक है, ज़्यादा आपको ज़्यादा डिटेल में ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात है। कोई बड़े जो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनके बेनिफिट आपको आने वाले 2-3 साल तक मिलते हैं, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल रहते हैं। एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल मैंने दे दिया है। मैंने कल वाली क्लास में आपको दो ऐसे एक्सपेंडिचर और बताए थे जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रहते हैं। तो अगर आपको वो याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी अगर वीडियो एंड होगा तो तब मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। रेवेन्यूज़ क्या होते हैं आप वो देख लीजिए। रेवेन्यू इज़ द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। जो ग्रॉस इनफ्लो होता है कैश का वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है। रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ ऑफ एंटरप्राइज फॉर द सेल ऑफ गुड्स, फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड फॉर द यूज by the other of the enterprise resources yielding interest, dividend etc। रेवेन्यू उस इनकम को कहते हैं या उस पैसे को रेवेन्यू कहते हैं जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हमें मिलता है। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर क्या क्या करते हैं हम माल बेच रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या हमारे जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं उससे हम पैसा कमा रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास पैसा पड़ा है, उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया और अब हमें इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू इज डिफर फ्रॉम इनकम। रेवेन्यू जो होता है वो इनकम से अलग होता है। इनकम क्या होती है वो देख लो, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू क्या होता है? हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से जो हमें पैसा मिलता है वो रेवेन्यू होता है। एक्सपेंसेस उस इनकम को या उस गुड्स को बनाने में जो हमारा खर्चा आता है वो एक्सपेंस कहलाता है। जब हम उसको लेस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? इनकम मिल जाती है। इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने तरीके के होते हैं, तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको क्वालिटेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। आपको इन वीडियोस से बेनिफिट हो रहा है तो आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।